गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। अपन ने पहले वायराशियों का अर्थ समझा, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, विशेषताओं को देखा, फिर उसके उत्पत्ति के जो प्रकार, जो वर्गीकरण हम बोल रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस, उसको आज थोड़ा सा देख रहे हैं। वायुराशियों का वर्गीकरण बच्चों 3 बेसिस पे होगा, इम्पोर्टेंट। पहला है उद्गम क्षेत्र के आधार पर, मतलब वो कहाँ से उत्पन्न हुई है। महाद्वीप से होगी तो उसके लिए अल्फाबेट दिया है सी, ये ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने दिया हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, सी जो लिखा हुआ है सी एयर मास मीन्स महाद्वीपीय एयर मास। ये आपको ऐसे याद करना है जैसे मैं बोल रही हूँ। महासागरीय एम फॉर महासागरीय। अब जब कैपिटल वर्ड लेटर है तो वो विशिष्ट है, और जब वो स्मॉल है तो इसका मतलब उसके साथ दूसरे और अल्फाबेट्स जुड़े हुए हैं। तो यानी उद्गम के आधार पर 2 प्रकार की वायुराशियों की उत्पत्ति होती है। महासागरों के ऊपरी वायुमंडल में महाद्वीपीय और महासागरों के वायुमंडल में महासागरीय। जैसे दुनिया की मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल पिछले वीडियो में बताया था, एल्यूशन आइसलैंड के ऊपर, और महाद्वीपीय एशिया के ऊपर जो महाद्वीपीय अपने तिब्बत के ऊपर है, वो बहुत ही बड़ी वायुराशि है, जिसमें 2 प्रकार की वार्म वायुराशियों से मिलने से फ्रंट बनता है ITCZ, अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जो इसके बाद आएगा। नाउ दूसरा है आर्द्रता के आधार पर। आर्द्रता के आधार पर वार्म, W फॉर वार्म उष्ण, K फॉर कोल्ड। कोल्ड क्योंकि पहले जमाने की जो जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज है उसमें कॉल्ट बोलते थे, तो इसलिए K अल्फाबेट एज इट इज चल रहा है। अब इसी को थोड़ा सा हम क्लासिफाई करके देखें। CP लिखा है मैंने, तो C क्या है, कॉन्टिनेंट, P क्या है, पोलर। तो जो महाद्वीपों के ध्रुवीय क्षेत्र है, जैसे कौन से क्षेत्र ध्रुवीय, आपका ये अलास्का क्षेत्र, USA का अलास्का क्षेत्र, ये ध्रुवीय क्षेत्र पूरा, बे ऑफ बफिन, हडसन बे, और ये पूरा, तो ये पूरा क्या है, कॉन्टिनेंटल पोलर। नॉर्थ पोल आ गया कॉन्टिनेंटल पोलर, यहाँ ये ग्रीनलैंड आ गया CP कॉन्टिनेंटल पोलर। ऐसे साइबेरिया का क्षेत्र आ गया, ऐसे साउथ में आपका केवल एंटार्क्टिका महाद्वीप, ये CP में आएगा। CP मीन्स कॉन्टिनेंटल पोलर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब कॉन्टिनेंटल मैरीटाइम में क्या है बच्चों, जैसे ये है आपका प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में क्या है, ये वाला हिस्सा कौन सा है, कमचटका आइलैंड, सैकलिन आइलैंड्स है, तो इसको सी ऑफ कमचटका भी बोलते हैं। है तो प्रशांत महासागर, जैसे अपना हिंद महासागर के ऊपर ईस्ट में बंगाल की खाड़ी है और वेस्ट में अरब सागर है, ऐसे प्रशांत महासागर में अलास्का के पश्चिम में और यूरेशिया मतलब साइबेरिया के पूर्व में, साइबेरिया मतलब USSR का, रशिया का जो भाग है ना, तो ये जो कमचटका आइलैंड है, सकलिन आइलैंड से बोलते हैं, 2 आइलैंड पैरेलल यहाँ पे सकलिन ऐसे आएंगे, तो ये इसके कारण क्षेत्र का नाम है कमचटका सागर। तो ये जो सागर के ऊपर के क्षेत्र में पाई जाने वाली एयर मास होगी, ये होगी मैरीटाइम पोलर। क्या बताया मैंने आपको, मैरीटाइम पोलर, महासागरों के ऊपर पाई जाने वाली, और कॉन्टिनेंटल के ऊपर पाई जाने वाली मैरीटाइम, जो सागर के पास के क्षेत्र है उनमें आर्द्रता होगी, मतलब आर्द्रता युक्त वाली हवा जो होगी, वायुराशि या हवा का समूह, वो मैरीटाइम हो जाएगा। अब कोल्ड में बच्चों फिर वही मैरीटाइम पोलर, ये आपका सागर का मैरीटाइम पोलर, और यही कॉन्टिनेंट में आ रहा है तो मैरीटाइम कॉन्टिनेंटल, मतलब समुद्री तट का भाग जो होगा वो मैरीटाइम कॉन्टिनेंटल बन जाएगा। अब तीसरा आता है बच्चों गति के आधार पर। इसको हम यदि सॉरी बच्चों एक सेकंड और, कि जैसे इसी को हम 2 आधार पर बांधते हैं, तो इसको बांधेंगे ध्रुवीय वायुराशि P और महासागरीय को बोलेंगे ध्रुवीय और महासागरीय। इसको हमने बोला मैरीटाइम, क्या बोला है, M मैरीटाइम, ठीक है। अब है गति के आधार पर। गति मतलब क्योंकि हवा एक स्थान पर स्थिर है नहीं, निरंतर वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रवाह हो रहा है, तो इसलिए इसमें 2 प्रकार के नेचर हो जाएंगे। स्थिर, क्या बोला, स्थिर को बोला हमने स्टेबल, एस कहाँ का आया, स्मॉल स्टेबल इसका आया, और ये आया अस्थिर, अनस्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल मतलब जो बहुत थोड़े समय के लिए रहती है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना मैक्सिमम, और स्थिर मतलब जो सालों साल चल रही है, जैसे एल्यूशन आइलैंड की है या एंटार्क्टिका की है, आर्कटिक क्षेत्र की जो है, वो जब से पृथ्वी पर स्नो कवर्ड एरिया है वो एज इट इज है, तो इसलिए मतलब जो लंबे समय तक निरंतर 2, 4, 5, 10, 15 साल से
वायुमंडल में संचरित हो रही हैं वो स्टेबल हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें जैसे आप एक इस क्षेत्र को बनाना चाहें, एक वायुराशि बनाना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ इस जगह पर इधर आपका नॉर्थ अमेरिका का जैसा सपोज मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो ये एग्जांपल में आपका ये कैलिफोर्निया आ गया बच्चों, ये मैक्सिको है, और ये मैक्सिको से आपका ये आया आपका, ठीक है, तो ये आपका अमेरिका का ट्रिनिडाड वाला एरिया आ गया, ये कैरेबियन सी है, और ये आपका लैटिन अमेरिका आ गया, यानी दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका। अब इस नॉर्थ अमेरिका के ऊपर ये जो वायुराशि बनेगी इसके वायुमंडल पे, ये क्या बनेगी, पहले क्या बनेगी, पोल, क्योंकि पोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलर ध्रुवीय है। फिर ये स्थल भाग पे होगी तो क्या होगी, PC, पोलर कॉन्टिनेंटल, यानी ठंडा क्षेत्र है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अलास्का क्षेत्र की वायुराशि को बोलेंगे पोलर कॉन्टिनेंटल, क्योंकि ये क्या है। अब इसमें क्या होता है, शुष्क होगी तो ड्राई, और आर्द्रता वाली होगी तो ये पोलर कॉन्टिनेंटल वेट हो जाएगी, W, पोलर कॉन्टिनेंटल वेट, W। ठीक है, अब पोलर कॉन्टिनेंटल हो गया बच्चों, कहाँ बना ये बना स्थल पर। ये है आपका पैसिफिक ओशन, ये पूरा क्या है, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में क्या बना, ये बना आपका पोलर M मैरीटाइम, क्या बना, पोलर M मैरीटाइम, और यही आपका परमानेंट बनेगी तो इसको हम स्टेबल कर देते हैं, और नहीं है तो परमानेंट नहीं है तो आपका अनस्टेबल। जैसे अब ये जो एक्चुअल एलिशन आइलैंड के ऊपर एशिया के पार्ट में आके पैसिफिक बनती है तो ये परमानेंट हो जाती है। अब स्टेबल बोलेंगे इसको, तो यानी चौथी क्लासिफिकेशन में हमने क्या बोला, ड्राई और वेट। ये किसके आधार पर बोला, आर्द्रता के आधार पर। तो मैं इसको यहाँ पर भी कर सकती हूँ, जैसे कॉन्टिनेंटल पोलर होगी तो ये ड्राई ही होगी, D, और ये कॉन्टिनेंटल मैरीटाइम है तो ये मैरीटाइम मतलब महासागरीय है तो ये आर्द्रता वाली होगी, तो ये वेट होगी। ठीक है, तो अब क्या बोला, पहला क्लासिफिकेशन याद हो गया, कॉन्टिनेंटल मैरीटाइम। फिर इसके साथ दूसरा वर्ड क्या जुड़ेगा, उष्ण, वार्म और ठंडा। ठीक है, अब इसके साथ में ड्राई और वेट भी होता है, परंतु हमने क्या करा, तीसरा क्लासिफिकेशन करा, स्थिर, स्टेबल और अस्थिर। इसी प्रकार से क्या होगा, फाइनली हवाएं, जब चक्रवाती हवाएं पर्वत के ऊपर से चढ़ेंगी तो ये असंतृप्त होंगी, सैचुरेट हो जाती हैं और फिर अपना शेड ऑफ करती हैं तो असंतृप्त हो जाती हैं, और इस प्रकार से पूरा सर्किल जो है पूरे पृथ्वी के सारे कॉन्टिनेंट्स में या पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग में निरंतर संचरण हो रहा है। अब यहाँ पर जब वायुराशियाँ जो है इसमें पर्वतीय ढाल और भू आकार या उच्चावच ये सब इस पर अपना प्रभाव डालते हैं, जो मैंने आपको लास्ट में चिनुक हवाओं के बारे में बताया था। इस तरह से ये वायुराशियों का एक सिंपल सा छोटा सा मैंने आपको एक ड्राफ्ट सा दे दिया है, तो आप इसको इस तरह से समझने का प्रयास करें। अब नेक्स्ट इसमें आएगा टॉपिक वातावरण।